अब मैं आउटस्टैंडिंग में लगी थी, तो ये एफआईआर क्यों? मुझे मेरा 3 साल का सुकून कौन देगा? मेरी जो फैमिली पूरी सफ़र होगी वो कौन देगा? मेरे वालिद साहब का जो हार्ट अटैक हुआ उसकी जो आज हेल्थ कंडीशन वो कौन देगा? मेरी माँ 10 बीमारियों की शिकार होगी स्ट्रेस की वजह से, वो कौन देगा? क्या कहीं इंसाफ नहीं है? खैर, आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर, माफ़ करना, क्योंकि ये जो पीरियड होता है ये सबके लिए मुश्किल होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैसला आपके हक़ में आया है। जब मैं ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट हो गई, आई वॉज एक्सपेक्टिंग एप्रिसिएशन, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं जिस यूटी से निकली, क्योंकि मैंने हमेशा जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया। बिल्किस को आज 1 साल 2 साल नहीं हुए स्पोर्ट्स में, इट्स ऑलमोस्ट 28 ईयर्स। मैंने पूरी अपनी लाइफ, पूरी ज़िंदगी स्पोर्ट्स पे ये किया। कब किसने देखा? मैं 10 साल इंडिया टीम की चीफ कोच रही, वो किसने देखा? मैं सिमल वाइज यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा किया, वो किसने देखा? मैंने कोचिंग कोर्स किया। बिल्किस मीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा वक्फा इनका गुजरा है उस लम्हे के दौरान जब इन पर एफआईआर लॉन्च हुआ, जब समाज में इनकी कई सारी ख़बरें चली, और जब निज़ाम ऐसा हुआ कि कहीं न कहीं इनकी एजुकेशन के ऊपर सवाल उठने लगे। आपको बता दूं कि जो जजमेंट आई है, जिसमें साफ़ तौर पर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो एफआईआर लॉन्च किया गया था वो बिल्कुल बेबुनियाद है, और इन्हें जो है साफ़ तौर पर यह भी कहा गया है, और हाई कोर्ट की तरफ से ये भी डायरेक्शंस दी गई हैं, ये ज़ाती मामले को लेकर जो है वो उस वक्त फोर्सफुली एफआईआर लॉन्च किया गया था। बिल्किस मीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करना इसलिए ज़रूरी था कि ओवरऑल कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन पर एफआईआर लॉन्च होता है, जिन पर कोई मुकदमा चलता है, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो ये फ़ैसला सुनाता है कि ये बेकसूर था। उस लम्हे के दौरान कैसा सफ़र रहता है, उस लम्हे के दौरान किस तरीके से इंसान के दिल में कैसे ख़याल आते हैं, वो आज जानने की कोशिश करेंगे। स्पोर्ट्स वुमेन हैं ये, और जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स को बड़े उरूज पर ले गई हैं। इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज है। ओलंपिक्स में जज भी रह चुकी हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक्स। आज कोई वो इंटरव्यू नहीं होगा आपके साथ कि स्पोर्ट्स कैसा जा रहा है, स्पोर्ट्स किस तरीके से जा रहा है। आज आपकी जो निजी ज़िंदगी में इस वक्त जो ये मरहला चला था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट की तरफ से फ़ैसला भी आया है, जब आप पर एफआईआर लॉन्च हुआ था उस वक्त मैंने भी ट्राई किया था आपको कॉल, आपका स्विच ऑफ आ रहा था। कैसा लम्हात थे वो, क्या दिमाग में आ रहा था, और क्यों ऐसा हुआ? ये 3 साल पहले जब एफआईआर मेरे पे लॉन्च हुआ था, और मुझे खुद भी इल्मियत नहीं थी इस बात की, क्योंकि मैंने हमेशा, अगर इन 28 इयर्स में कोशिश की मेरे नेशन को सर्व करने की और मेरे यूटी को सर्व करने का। और नवंबर याद है मुझे, नवंबर में 2023 में मुझे भी शाम को 8 बजे एक न्यूज़पेपर से इतला हो रही है कि बिल्किस मीर के ख़िलाफ़ एफआईआर ये हो गया। बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स ने किया था उसको, न्यूज़ को, बट शायद तब वो ऐसा मोड था, ये सिर्फ बिल्किस के लिए नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली उसमें मुतासिर हुई। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया, जब मैंने देश को रिप्रेजेंट किया, शायद लोगों ने उतने चर्चे नहीं किए उस टाइम जितना उस टाइम हुआ। और सोसाइटी में जो माँ बाप ने एक बच्ची को सिर्फ इसलिए ट्रेन किया था कि वो मेरे माँ बाप का नहीं बल्कि कंट्री का और बल्कि यूटी का नाम रोशन करेंगे, उन माँ बाप पे उस टाइम क्या बीता। और इस एफआईआर से सिर्फ बिल्किस ही मुतासिर नहीं हुई, उसकी पूरे वेल विशर्स, उसकी पूरी फैमिली। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आफ्टर 4 डेज़, आपने बोला जैसे आप फ़ोन स्विच ऑफ रखा, क्योंकि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि मेरा कसूर क्या था। और अगर ये चीज़ होने वाली थी एटलीस्ट
कि मतलब एक एथलीट, मैंने जब नौकरी लगी है, दैट इज़ इन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि एफआईआर क्यों लगा और किस बेसिस पे लगा। और ये जो एफआईआर जब लगा, आफ्टर 4 days मेरे फादर का हार्ट अटैक हुआ और मेरी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हुई 3 साल में। और ख़ासतौर मेरी माँ जो किसी बीमारी की शिकार नहीं थी, और स्ट्रेस ने आज उसको ऐसा किया 3 साल, क्योंकि हर दिन हमारी फैमिली के लिए नए चैलेंजेस थे, हर दिन मेरे माँ बाप के लिए एक अलग चैलेंज था, और मेरे लिए ख़ास तौर क्योंकि मैं उस समाज से बिलोंग करती हूँ। जब मैंने स्पोर्ट्स को चुना तब भी समाज ने मुझे उसको गलत नकारा और गलत नज़रिए से उसको सोचा। जब मैं ट्रैक सूट डालती थी 90s में, जब स्पोर्ट्स में आई, तब स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं होता था। बट इस एफआईआर से सिर्फ बिल्किस ही मुतासिर नहीं हुई, बल्कि वो मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उन सब का, और मेरी पूरी फैमिली, आज मैंने जैसे बयान किया कि मेरी फैमिली के लिए भी बहुत कठिन टाइम था। और जब आपने भी कोशिश की मुझसे बात करने के लिए, मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। और मुझे, अगर इंसान गिल्टी होता है, शायद कहीं ना कहीं वो अपने आप को ये हो जाता है कि भाई मैंने गलत किया, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस गलती का सज़ा दे रहे। मुझे उस गलती का सज़ा दे रहे थे कि मैंने हमेशा मेरे देश को सर्व किया। मुझे उस चीज़ का कर रहा था कि लाइक मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं जम्मू कश्मीर की यूटी को वर्ल्ड मैप पे देखूं। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था, और इट वॉज अ डार्केस्ट फेस इन माई होल कैरियर जो मेरे साथ 3 साल में हुआ। क्या करती थी आप उस वक्त? दिमाग में क्या चल रहा था? सोसाइटी क्या बोल रही थी? और वालिदैन से आंखें मिलाकर बात होती थी? माँ बाप देखो, माँ बाप को हमेशा अपने बच्चे पे फ़क्र होता है। माँ बाप ही, आप जो ये पूरा एपिसोड मैंने देखा, जो मैंने इन 3 सालों में देखे, सिर्फ आपके माँ बाप आपके साथ होते हैं। बाकी मेरे माँ बाप ने, और मैंने खुद भी यही सोचा कि अगर मैं उस टाइम हारती तो शायद ये बिल्किस मीर की हार नहीं होती, शायद उन लड़कियों की हार होती जो वाटर स्पोर्ट्स में आज है और जो आने वाले दौर में इस वाटर स्पोर्ट्स में आएंगे। इसमें जो मैंने इन 3 सालों में देखा कि बहुत सारी बातें बनी, बहुत सारी चीज़ें हुई, और बट मेरा मानना यही था कि बाहर की चुनौती आपको हरा नहीं सकती है। आपको अगर हरा सकता है कोई, वो आपकी अंदर की चुनौती, उस विल पावर को मैंने टूटने नहीं दिया। एक जो एथलीट होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है, उसकी लाइफ हमेशा उसी ग्राउंड तक महदूद होती है, उसको कुछ नहीं पता होता है उसको क्या चाहिए पूरे प्लेइंग कैरियर में। अगर आप किसी भी रियल स्पोर्ट्स पर्सन से मिलोगे, उसको क्या चाहिए? सिर्फ एक शाबाशी जब वो मेडल लाता है। ये 3 साल मेरे प्लेइंग कैरियर के पीक भी आया मेरे प्लेइंग कैरियर में। इसी दौरान इन्हीं 3 सालों में ओलंपिक्स का सिलसिला हुआ और मुझे ओलंपिक्स के लिए एज ए जूरी ले लिया, जो पहली बार ओलंपिक्स की जो हिस्ट्री है आज तक हमारी कंट्री से उसमें कोई नहीं बैठा। बट मुझे याद है जब मैं ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट हो गई, आई वॉज एक्सपेक्टिंग एप्रिसिएशन, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं जिस यूटी से निकली, क्योंकि मैंने हमेशा जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, आई वॉज नॉट अ इंडिविजुअल। बट मुझे आज भी याद है वो जब न्यूज़ आई, कुछ ही लोग उसमें जुड़े और मेरे माँ बाप, ये ऑफ कोर्स, बट उसमें मुझे यही लगा कि ये बार बार एफआईआर की बात आती थी, बार बार एफआईआर। बट ये जो 3 साल मेरा मेंटल पीस, जो ट्रॉमा हुआ था, वो किसी ने नहीं समझा, वो दर्द किसी ने नहीं भी समझा, क्योंकि बिल्किस को आज 1 साल 2 साल नहीं हुए स्पोर्ट्स में, इट्स ऑलमोस्ट 28 ईयर्स। मैंने पूरी अपनी लाइफ, पूरी ज़िंदगी स्पोर्ट्स पे ये किया, मतलब अपने स्पोर्ट्स को दे दिया। मैं हमेशा सोचती थी जम्मू कश्मीर को हाईएस्ट पोडियम पे देखो, मैं हमेशा सोचती थी यहाँ के बच्चों को कैसे हैंड होल्डिंग करूँ। और उन 3 सालों में मैं ही नहीं बल्कि मेरे स्टूडेंट्स भी सफ़र हुए।
हमारे जम्मू कश्मीर हाईएस्ट मेडल विनिंग गेम थी। मेरे पास मोटिवेशन नहीं थी। मैं जब जिम में जाती थी बच्चों को देने कराने के लिए, मेरे पास मोटिवेशन नहीं था। मेरे पास वही सीन आता था, नवंबर वाला सीन मेरे आंखों के सामने। मैं बच्चों को बोट में नहीं उतर पाई 3 साल। आप देख लीजिए मेरी हेल्थ की कंडीशन। मैं 3 साल उस बोट में नहीं उतर पाई जो बिल्किस के लिए लाइफ लाइन थी। मैं उस ख्वाब से मेरे लिए मेरा ख्वाब मेरे से छीन लिया, क्योंकि मैं ही नहीं थी। क्योंकि मेरा ख्वाब ये था कि मैं जम्मू कश्मीर के यूथ को उस लेवल पे देखूं जिस लेवल पे मैं पहुंची। मेरे बच्चे मुतासिर हो गए जो मेरे स्टूडेंट थे, और यही वजह है कि गोवा नेशनल गेम्स के बाद हमारे पास मेडल नहीं है, जो वाटर स्पोर्ट्स हाईएस्ट मेडल विनिंग गेम है। 3 सालों से मुझे बिल्कुल मेरे ख्वाब से दूर रखा गया, वाटर स्पोर्ट्स से अलग किया गया, क्योंकि मेरे लिए लाइफ लाइन थी वही। मेरा सुबह शाम सिर्फ, आपने जब भी देखा होगा मुझे डल लेक में देखा होगा, तो इससे सिर्फ बिल्किस ही मुतासिर नहीं हुई, उससे वो 3 साल जिस बच्चे का पीक था, जो बच्चा जम्मू कश्मीर का जो बच्चा जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करना, आई वॉज नॉट एबल टू कोच हिम प्रॉपरली। बिकॉज जब इंसान का मेंटल ट्रॉमा होता है, जब उससे मैं नहीं बोलती थी कि हमें कोई बड़ा अवार्ड दे दीजिए, बट एप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही बोला। सुनने को क्या मिला था जब पहला कॉल आपने उठाया, जब सोसाइटी थी या फिर हमसाए बात करते, फिर किसी भी तरीके से? सारी देखो, समाज में लड़की को टारगेट बनाना बड़ा आसान है। इट्स वेरी इजी। और ख़ासतौर मेरे बातों पे कोई भरोसा ही नहीं करता था। मुझे आज भी याद था जब मैं ओलंपिक्स में सिलेक्ट हो गई, मुझे तब भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। मुझे याद है कि मैंने तब रमज़ान का महीना था, मैं हर एक दफ्तर के चक्कर काटती गई कि मुझे NOC दे दो। और मुझे याद है मैं जम्मू तक पहुंची, मैंने रोज़े रखे थे, रास्ते में मैंने इफ्तारी की। ये 3 साल मेरे लिए नहीं, उन बच्चों से भी वो ख्वाब छीना, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट हो गई, आई वॉज होल्ड इन अ कोर्ट। मैं सिर्फ जस्टिस का वेट कर रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो जुडिशरी ने मुझे इज्जत दी, आई एम ग्रेटफुल। एक मजलूम की आवाज़ सिर्फ जुडिशरी ने सुनी, मैं कहाँ जाती, किसके पास जाती। तो मेरा ये 3 साल बहुत ही कठिनाइयों में गुजरी। इट वॉज नॉट ओनली फॉर माई फैमिली, इट डिस्ट्रॉय माई स्टूडेंट्स ऑल्सो। उनका ख्वाब भी छीना गया, क्योंकि मैंने बोला ना, आई वॉज नॉट एबल टू कोच देम, आई वॉज नॉट एबल टू ट्रेन देम, आई वॉज नॉट एबल कि मैं जम्मू कश्मीर को उस पोडियम तक लाऊं। लास्ट नेशनल गेम्स गोवा, वी हैव अ मेडल, बट आफ्टर दैट वी डोंट हैव। रोती थी आप इस चीज़ को याद कर उस वक्त, या फिर तसल्ली हुई स्पोर्ट्स से कि अब मैंने जो वक्फ किया कश्मीर के लिए? मैंने आपको बोला, मेरी जब सुबह होती थी वो डल झील में 5 बजे 5:30 बजे होती थी, मेरे लिए वो पाइडल, मेरे लिए वो इक्विपमेंट, मतलब मेरी लाइफ लाइन थी, जो मुझे लाइफ में मोटिवेट करता था। बट सिर्फ इस हादसे से, इस चीज़ से वो भी छीना गया, और मैं उस इक्विपमेंट को टच भी नहीं कर पाती थी। मुझे नहीं है ये, मैं टूटी तो बहुत, मगर हार कभी नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कोई गलत चीज़ नहीं किया। मैंने सिर्फ इन 28 इयर्स अपने नेशन को रिप्रेजेंट किया, अपने यूटी को रिप्रेजेंट किया। मैं जब ओलंपिक्स में गई, इट वाज नॉट बिल्किस, मैं पूरे देशवासियों को, मैं पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट करती थी वहाँ पर, और वो भी उस गेम में जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है, और वो उस गेम में जो यूरोपियन डोमिनेटेड स्पोर्ट है। अच्छा, खैर आगे बढ़ते हैं। जब हाई कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया, यकीन तो आपको होगा कि आपके हक़ में फ़ैसला आएगा, और जब फ़ैसला आया तो क्या महसूस हुआ, और सबसे पहले किसे बताया? पूरे 3 साल अगर देखोगे आप, जो बिल्किस सिर्फ प्लेइंग फील्ड में होती थी, वो उन 3 साल सिर्फ हाई कोर्ट के चक्कर काट रही थी। हर दूसरे दिन मैं हाई कोर्ट जाती थी, खुद एक हियरिंग को मैं सुनती थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी। और जब ये आपने जजमेंट पूरी पढ़ी है, उस जजमेंट में क्लियर लिखा है कि मतलब
35 इयर्स, ये 75 इयर्स हमें आज़ाद हुए और आज भी हम स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, जब मैं स्पोर्ट्स में आई तब मेरे पास रोल मॉडल नहीं हुआ करता था। शायद अगर मेरे पास तब रोल मॉडल होता तो मेरे लिए आसान होता सोसाइटी को समझाना कि मैं ऐसा बनना चाहती हूँ। बट ये जो 3 साल मैंने जैसे बोला कि मैं प्लेइंग फील्ड से बाहर रही, सिर्फ मैंने हाई कोर्ट का मुझे पूरा यकीन था अपनी जुडिशरी पे। ये पहले दिन था जब मैं कोर्ट में मैंने पहली बार अपील किया और जुडिशरी ने जो मुझे इज़्ज़त दिया और जुडिशरी ने जो मेरी अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया, जो आज तक शायद जम्मू कश्मीर में हाईलाइट नहीं हो पाई, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अल्लाह ताला का करी और जुडिशरी का, जिन्होंने एक मजलूम की आवाज़ को सुना। खैर, स्पोर्ट्स की जब बात आती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि कैसे खेल रहा है, एक्सपीरियंस कितना है और किस ओर जा रहा है, क्या प्रॉपर तौर पर सही तरीके से खेल रहा है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। एजुकेशन को लेकर ये मसला क्यों उठा आपका? मैं जो जॉब में लगी हूँ, मैं किसी नॉर्मल कोटे में नहीं लगी हूँ। मेरा जो जॉब लगा है 2008 में, जब मैंने फाइल भरा, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, SRO 349। बिल्कुल। जो हमारे स्टेट में है, जो भी बच्चा, जो भी एथलीट सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज लाता है, अंडर SO 12 उसको जॉब मिलती है। बिल्कुल। तो मैं तो पहले से ही एलिजिबल इस जॉब में थी। मेरी नौकरी आम चीज़ के लिए नहीं हुई थी। आज आप तेंदुलकर को बोलोगे कि आप BPED करो, आपको कोचिंग करने नहीं देंगे। इज़ इट पॉसिबल? मैंने जो डिप्लोमा किया है, मैंने सिमलवाइज यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा किया, जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, और उसके लिए मुझे जो स्पॉन्सर किया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया। आई वॉज अ टॉपर स्टूडेंट। मेरा डिप्लोमा 2009 में उस यूनिवर्सिटी से मैंने किया है जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। आज आप विराट कोहली बोलेगा मैं कोच करूंगा टीम को, आप उसको बोलोगे BPED करो। स्पोर्ट्स कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट। एलिगेशंस क्या थे? एलिगेशंस मेरे ये था कि मुझे जब अपॉइंट किया गया है कि इसका BPED उसमें था, बट BPED का कोर्स का था। मुझे ये बताइए कि मेरा वर्ल्ड कप किसने देखा? मैं 10 साल इंडिया टीम की चीफ कोच रही, वो किसने देखा? मैं सिमलवाइज यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा किया, वो किसने देखा? मैंने कोचिंग कोर्स किया ये NIS में, वो किसने देखा? मैं जो इंडिया को मेडल्स दिलवाए, ओलंपिक लंदन तक मैंने टीम किया, एशियन गेम्स में टीम को किया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कोच किया। आई वॉज अ चीफ कोच ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, मुझे 2014 में ऑर्डर मिला एंड माई सैलरी इज डबल देन दिस। अच्छा, मुझे रिसेंटली जो हेड कोच का ऑफर मिला था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहां मुझे 3 लाख रुपए सैलरी ऑफर कर रहे थे। अभी आप देख लीजिए जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आई, एक जो चीफ कोच होता है, एक जो नेशनल कोच होता है, उसकी सैलरी कम 7 to 5 लाख रुपीज़ है। तो मुझे खुदारा ये बताइए, जब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुझे ऑफ़र दिया तो वो किसी बुनियाद पे तो दिया होगा। अगर आज कोचिंग कोर्स जब हम कोच के लिए ये करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसमें क्लियर कंडीशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी, इफ़ यू आर अ ओलंपियन यू विल डायरेक्टली अपॉइंटेड, इफ़ यू आर अ वर्ल्ड चैम्पियनशिप, आपका वर्ल्ड कप होगा, इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा, आपका कुछ नहीं है, आपका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, यू विल डायरेक्टली एलिजिबल फॉर दैट। द थर्ड कैटेगरी इज NIS, देन द फर्स्ट प्रायोरिटी इज आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। और अगर मैं जॉब में आउटस्टैंडिंग में लगी थी तो ये FIR क्यों? मुझे मेरा 3 साल का सुकून कौन देगा? मेरी जो फैमिली पूरी सफ़र होगी वो कौन देगा? मेरे वालिद साहब का जो हार्ट अटैक हुआ, उसकी जो आज हेल्थ कंडीशन, वो कौन देगा? मेरी माँ 10 बीमारियों की शिकार होगी स्ट्रेस की वजह से, वो कौन देगा? क्या कहीं इंसाफ नहीं है? खैर, आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर, माफ़ करना, क्योंकि ये जो पीरियड होता है ये सबके लिए मुश्किल होता है।
और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैसला आपके हक़ में आया है। जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स ठीक चल रहा है? देखो, जब मैं ओलंपिक्स में गई, पूरी कंट्री में सेलिब्रेशन हुई। बिल्कुल हुई। आपने देखा होगा शायद मेरे सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। जब मैं पेरिस ओलंपिक से वापस आई और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे जब लैंड हुआ, आई वाज सरप्राइज कि पूरे स्टेट्स के बच्चे, पूरे स्टेट्स वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे, मुझे वेलकम कर रहे थे। और वही वहाँ से जब मैं आई पूरी मोटिवेशन लेकर, और जब मैं कश्मीर पहुँची, यहाँ तो मैंने किसी के मुंह से तो सेलिब्रेशन किया, मुबारकबाद भी नहीं देखा। क्या मैं यहाँ की बेटी नहीं हूँ? क्या मैंने यहाँ के स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट नहीं किया? क्या मैंने यहाँ के बच्चों की हैंड होल्डिंग नहीं की? आज जो मेरे पास 3 ऑफर्स थे, अगर मैंने अपने लिए सोचा होता, क्या मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वो जॉब नहीं लेती जहाँ मेरी हैंडसम सैलरी थी? क्यों वापस आई? क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरे आने वाली पीढ़ी के साथ, क्योंकि हैंड होल्डिंग ग्रास रूट लेवल पे, एक इंडिया टीम की चीफ कोच होकर मैं ग्रास रूट लेवल पर नेहरू पार्क में बच्चों को सिखा रही थी। क्यों? क्योंकि मैं सोच रही थी मेरे यहाँ का बच्चा, जम्मू कश्मीर का बच्चा एशियन गेम्स तक पहुँचे, ओलंपिक पोडियम। क्या कोई कोच आज तक आपने देखा जो इंडिया को चीफ कोच होगा और वो ग्रास रूट लेवल पे काम करना स्टार्ट करेगा? ये उसका फल है। बिल्कुल। अब इंशाल्लाह आप ऐसे ही काम करती रही हैं, इसी तरीके से स्पोर्ट्स, जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स का नाम रोशन करते रहें। ओवरऑल एक आखिरी जो हमारा मुद्दा है, मकसद इस इंटरव्यू का था, आप खाली नहीं हैं इस जम्मू कश्मीर में जिस पे FIR लॉन्च हुआ, फिर उसको सफ़र करना पड़ा। काफ़ी सारे और भी ऐसे होंगे, आप उनके लिए एक मोटिवेशन बनी हैं। मुझे याद है, मैं आपको इस जिक्र करनी चाहती हूँ, सॉरी, मुझे कल मध्य प्रदेश से फ़ोन आया, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। मुझे फ़ोन आया, एक बच्चे, मतलब एक वो भी सिस्टम में किसी डिपार्टमेंट में है, उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो वो बोल रहा था कि मुझे आज इस्तीफ़ा देना था, बट जब ये जजमेंट मैंने सुनी और जब मैंने आपका सफ़र सुना, जब मैंने आपका इंटरव्यू सुना, तो मैं मोटिवेट हो गया। मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा और मैं लड़ूंगा, क्योंकि आप हमारी इंस्पिरेशन बनी। क्योंकि ये मैंने पहले ही बोला, ये लड़ाई बिल्किस मीर की नहीं थी, ये लड़ाई उन मजलूम की थी कि जो आज भी सिस्टम में सफ़र हो रहे हैं। मुझे याद है जब यहाँ माइनस टेम्परेचर होता था, आई हैव अ वीडियोस आई कैन शेयर, मैं यहाँ डल झील जम जाता था, मैं उसमें रास्ता बनाती थी। पहले लगभग सुबह 10 बजे निकलकर पूरा 2 बजे 3 बजे तक पहले हम रास्ता बनाए, फिर बच्चों को प्रैक्टिस करवाते थे, क्योंकि मैं पूरी तरह से डिवोटेड थी स्पोर्ट्स। इसके अलावा मैंने लाइफ में कुछ भी नहीं किया है। क्या होप देना चाहेंगी उन लोगों को जो इस चीज़ के शिकार होते हैं, इस वक्त से गुजर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना ये है कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने इंटरव्यू के पहले ही बताया कि बाहर जो आपके खिलाफ माहौल बनता है, वो आपको कुछ नहीं कर सकता जब तक आपकी अंदर की आवाज़ नहीं आपको हरा सकती है। और दूसरा, मैं सबको यही बताना चाहती हूँ, देयर मे बी अ मेनी ऑब्स्टिकल्स, सेटबैक्स, फेलियर्स, आपको गिराने की बहुत कोशिश करेंगे, बट आपका जो विल पावर है उसको कोई नहीं गिरा सकता, तोड़ने मत दो। और रादर फाइट बैक, जैसे मैंने किया। मैंने अल्लाह ताला का दामन पकड़ा और फिर मैंने जुडिशरी पे पूरा भरोसा था कि जुडिशरी में मुझे इंसाफ मिलेगा। मुझे लगता है कि जब आप ईमानदारी से काम करते हो और बुरा टाइम आता है, और बुरा टाइम भी आपको सीख देता है। बिल्कुल। इस बुरे टाइम ने बिल्किस मीर को इतना स्ट्रांग बनाया कि एक वक्त ये भी आया कि मैं जब छोड़ना चाहती थी, बट आज जो बिल्किस मीर यहाँ खड़ी है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ जो मेरे 3 साल का है। इन 3 सालों ने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया, जो चीज़ें मैं शायद 10 साल में अचीव नहीं कर, शायद इन 3 सालों में मैंने वो अचीव किया। और दूसरा मैं बताना चाहती हूँ कि आपको हार नहीं माननी चाहिए, यू हैव टू फाइट बैक, और अपना विल पावर और ईमानदारी से काम करोगे, अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। क्योंकि मेरा मानना है उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। बहुत बड़ी बात आपने कही। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कहावत है और कहा जाता है, हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि अल्लाह पाक जो है वो हमेशा
हर एक उस इंसान को लाइफ में एक ऐसा वक्त लाता है जहाँ पे उसकी सेहत पे भी असर पड़ता है, उसके करियर पे भी असर पड़ता है और उसका दिल भी टूटा होता है। मगर जब वो वक्त होता है, वो पीरियड होता है, जब उस वक्त में आप ख़ुद को संभाल लें और आगे बढ़ें और अल्लाह पे यकीन रखें, तो आप आने वाली तमाम मुश्किलातों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ख़ासकर आज का मुद्दा मकसद सिर्फ ये था कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में बुरा वक्त चल रहा है, जो भी ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं, जो भी ऐसे लोग हैं, आम जितने भी लोग हैं जिन पे कोई भी एफआईआर हो या फिर कोई भी ऐसा मुकदमा चल रहा हो, भरोसा रखें, यकीन रखें। आप अगर बेकसूर हैं, अल्लाह पर यकीन रखें। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जुडिशरी हमेशा आपके हक में फ़ैसला सुनाएगी। हिम्मत ना हारिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा और उम्मीद करते हैं कि बिल्किस जी और भी हमारा नाम रोशन करे जम्मू कश्मीर का और आगे जाए। मुझे इस ये जो जजमेंट है, इससे मेरे और हौसले बढ़ गए, बिल्कुल, इससे मेरी और स्ट्रेंथ बढ़ गई और अल्हम्दुलिल्लाह जुडिशरी ने जो इज्जत मुझे दी, I cannot describe in words. I cannot describe in words. कम से कम मेरी अचीवमेंट्स कहीं दर्ज हो गई। बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। तो फिलहाल हार कभी नहीं मानिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा और कभी भी ऐसा ना सोचें कि आपका अभी बुरा वक्त और हमेशा ऐसा रहेगा। वक्त कभी भी बदल सकता है। आज जो तुरम खान बन के खड़े हैं, जो पहाड़ बन के खड़े हैं, उन पहाड़ों को भी एक बार टूटना होगा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद।